गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू स्टडी आईक्यू। आज 29 अप्रैल 2021 है, दिन है थर्सडे। आज हमारे टेबल के ऊपर हैं 5 इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स, लेकिन उससे पहले डियर फ्रेंड्स, अगर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो स्टडी आईक्यू आपके लिए लेकर आया है एक कंप्लीट ऑनलाइन स्मार्ट कोर्स के इंटरेस्टिंग फीचर्स, सब्जेक्ट्स, डेमो वीडियोस, सारी चीज़ें आपको हमारे मोबाइल ऐप के ऊपर मिल जाएगी। तो आज ही डाउनलोड करें स्टडी आईक्यू का मोबाइल ऐप। आज के लेक्चर की पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं, चेक आउट माय टेलीग्राम चैनल। यू कैन फॉलो मी ऑन फेसबुक एज वेल। आज की पहली खबर यह है कि वैक्सीन रजिस्ट्रेशन फॉर कोविड-19 टू ऑल अबव 18 ईयर्स बिगिंस दिस इवनिंग। यानी कि ये कल की न्यूज़ है कि कल से इसकी शुरुआत हो चुकी है। 4 बजे से इसकी शुरुआत हुई है, लेकिन आज भी बहुत सारे लोग जो हैं वो अपने आप को रजिस्टर नहीं कर पा रहे हैं। देयर आर मेनी इश्यूज विथ इट, और ये एक बहुत ही दुखद बात है। पीएम केयर्स फंड में जो पैसे हैं, उन पैसों का इस्तेमाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं वो 1 लाख पोर्टेबल ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स को खरीदने के लिए करेंगे। प्रधानमंत्री साहब ने रशिया के जो प्रेसिडेंट हैं व्लादिमीर पुतिन, उनके साथ एक टेलीफोनिक बातचीत की और कोविड-19 सिचुएशन के बारे में बातचीत हुई, और वहाँ से भी हमें मदद जो है वो मिलने लगी है। वेस्ट बंगाल में आज जो 8th फेज़ है, 8th और लास्ट फेज़ जो है असेंबली इलेक्शन का, वो आज कंडक्ट किया जाएगा। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने यह तय किया है कि ये जो कोविशील्ड है, कोविशील्ड की कीमत जो पहले 400 रुपये रखी गई थी राज्य सरकारों के लिए, उसको कम करके 300 रुपये किया गया है। गवर्नमेंट ने मेडिकल ऑक्सीजन को पूरे देश में सप्लाई करने की जो एक कोशिश है उसको और ज़्यादा इंटेंसिफाइड कर दिया है, और रेलवे जो है वो 500 मेट्रिक टन ऑक्सीजन जो है वो आज तक अलग अलग जगहों पर पहुंचाने में सफल रहा है। टोटल वैक्सीनेशन अक्रॉस कंट्री गेट्स क्लोजर टू 15 करोड़ मार्क। लगभग 15 करोड़ वैक्सीनेशन, हमने 15 करोड़ लोगों को वैक्सीनेट कर लिया है। More than 2.61 lakh people recover from COVID-19 in last 24 hours. पिछले 24 घंटों में 2,61,000 लोगों ने रिकवरी की है। इलेक्शन कमीशन ने जो 2 मई को जो कैंडिडेट्स जीत जाएंगे तो उनके प्रोटोकॉल्स जो हैं, जीतने के बाद के जो प्रोटोकॉल्स हैं उसमें बदलाव किया है, वो भी हम देखने वाले हैं। Ministry of Railways deploys nearly 4,000 isolation coaches with almost 64,000 beds. वाइस प्रेसिडेंट ने मनोज दास के निधन पर दुख व्यक्त किया है, और एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर जो हैं वो पोर्तुगल के फॉरेन मिनिस्टर ऑगस्टो सैंतोस सिल्वा के साथ आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करने वाले हैं। यूके पहला ऐसा देश बना है जिसने सेल्फ ड्राइविंग व्हीकल्स जो हैं उनको परमिशन दी है। मोटरवेज यानी कि वहाँ के जो हाईवेज़ हैं उनके ऊपर सेल्फ ड्राइविंग व्हीकल्स जो हैं एक स्लो स्पीड पर चल सकते हैं। यूरोपियन पार्लियामेंट रेटिफाइज पोस्ट ब्रेक्जिट यूरोपियन यूनियन यूनाइटेड किंगडम ट्रेड डील। ये डील को यूरोपियन पार्लियामेंट ने रेटिफाई कर दिया है, और फ्रांस जो हैं वो एल्गोरिथम के इस्तेमाल करते हुए टेररिज्म को रोकने की कोशिश करेगा। और यूरोपियन लॉयर्स जो हैं उन्होंने एस्ट्राजेनिका को ये कहा है कि ब्रिटेन में आपकी फैक्ट्रीज़ में जो कोविड-19 वैक्सीन का स्टॉक है उनको जल्द से जल्द रिलीज़ करें। फाइनेंशियल न्यूज़ की बात करें तो आज के फाइनेंशियल न्यूज़पेपर जैसे कि इकोनॉमिक टाइम्स के फर्स्ट पेज के ऊपर आपको ये खबर पढ़ने को मिलेगी कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स वांट वैक्स सप्लाईज फ्रॉम गवर्नमेंट। बहुत सारी प्राइवेट हॉस्पिटल्स जो हैं, इनफैक्ट मैं भी कल ट्राई कर रहा था कि मैं अपना रजिस्ट्रेशन करवा लूँ, लेकिन जो नज़दीक की ट्रस्टवर्दी हॉस्पिटल्स हैं तो उनके पिन कोड डाल कर आई वाज ट्राइंग टू सर्च एंड बुकिंग करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मेरे एरिया में जितनी अच्छी हॉस्पिटल्स हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, उनका वो जो स्लॉट हैं वो दिखा ही नहीं। उनका नाम दिख रहा है लेकिन यू कैन नॉट बुक अ डेट। तो आई वॉज बिट कन्फ्यूज्ड कि क्या इन हॉस्पिटल्स में वैक्सीनेशन दी जाएगी नहीं, क्योंकि अभी तक तो वहाँ पर दी जा रही थी। 45 या फिर उससे ज़्यादा की उम्र के लोग जो हैं वहाँ पर उनको वैक्सीनेट किया जा रहा था। लेकिन आज ये खबर जब मैंने सुबह पढ़ी
कि इंडस्ट्री बॉडीज रिप्रेजेंटिंग प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैव आस्क्ड द सेंट्रल गवर्नमेंट टू कंटिन्यू सप्लाइंग वैक्सीन्स टू दिस हॉस्पिटल्स फॉर एटलीस्ट 3 months एंड इट्स अवेलेबिलिटी एंड सप्लाई चेन इश्यूज। हॉस्पिटल्स, प्राइवेट हॉस्पिटल्स ने ये कहा है कि आने वाले 3 महीनों तक सेंट्रल गवर्नमेंट ही प्राइवेट हॉस्पिटल्स को ये वैक्सीन सप्लाई करे, क्योंकि आज भी वैक्सीन की अवेलेबिलिटी और सप्लाई चेन को लेकर काफ़ी इश्यूज फेस करने पड़ रहे हैं। दूसरी जो एक चीज़ है, ये काफ़ी एक इंट्रिगिंग चीज़ है कि मार्केट जो है, आई एम टॉकिंग अबाउट स्टॉक मार्केट। तो स्टॉक मार्केट देखिए, देश की इकोनॉमी की सिचुएशन जो है वो इतनी अच्छी नहीं जा रही है, लेकिन मार्केट जो है वो अपबीट रही। अपबीट यानी कि काफ़ी एक पॉजिटिव रही, और ये तीसरा दिन ऐसा है कि मार्केट जो है वो अपबीट रही है। वैक्सीनेशन के रोल आउट की वजह से शायद ये पॉजिटिविटी नज़र आ रही है, लेकिन ये टाइम पर सभी को वैक्सीनेट नहीं किया तो फिर यही मार्केट जो है वो ड्रॉप भी हो सकती है। कोविन ग्लिचेस जो हमने बात की कि ये कोविन प्लेटफॉर्म जो है इसमें बुकिंग्स नहीं हो रहे हैं, और इसकी वजह से सोशल मीडिया के ऊपर बहुत सारे लोगों ने अपना विरोध व्हाट इज़ द राइट वर्ड, आई एम नॉट गेटिंग, मीन्स लोगों ने विरोध किया, उन्होंने डेमोन्स्ट्रेट किया कि वो इस चीज़ से बिल्कुल खुश नहीं है। और RS शर्मा साहब जो हमारे चीफ वैक्स एडमिनिस्ट्रेटर हैं, उन्होंने कहा कि अपॉइंटमेंट्स टाइड टू जैब अवेलेबिलिटी, यानी कि अपॉइंटमेंट्स जो हैं वो आपको तब मिलेगी जब इनाफ वैक्सीन उस पर्टिकुलर सेंटर में अवेलेबल होगी, वरना आप अपॉइंटमेंट बुक नहीं कर पाएंगे। US, यूरोप और दूसरी जगहों से भी देखिए, यहाँ पर सिंगापुर की सप्लाई ये भारत के लिए है, फिर मॉरिशियस, देन यू हैव रशिया, और US, यूरोप, हर जगह से भारत के लिए जो है वो मदद आ रही है। कोविड की जो सेकंड वेव है, इसकी वजह से रिस्क जो है वो काफ़ी बढ़ गया है, ऐसा S&P ने कहा है। और ADB, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने वेंसडे को जो अपना फोरकास्ट रिलीज़ किया है, इस फोरकास्ट में उनका कहना यह है कि भारत की इकोनॉमी जो है ये 2021-2022 में 11% जितना ग्रोथ रजिस्टर करेगी, लेकिन ये भी कहा है कि अगर ये कोविड की सिचुएशन को कंट्रोल मीन्स या फिर ये जो सेकंड वेव है ये और ज़्यादा ख़तरनाक बन जाती है, तो फिर भारत की इकोनॉमी के लिए रिस्क जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएंगे। अब बात करते हैं ओपिनियन एडिटोरियल्स के बारे में। मेकिंग सोशल वेलफेयर यूनिवर्सल। हमारे देश ने कोविड-19 की जब सिचुएशन स्टार्ट हुई तो बहुत सारे क्राइसिस हमने देखे, राइट। सबसे बड़ा क्राइसिस जो हमने देखा वो था माइग्रेशन को लेकर। बहुत सारे लोग जो हैं वो एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट अपने घर वापस चले गए, और बहुत सारे लोग जो हैं वो एक स्टेट से दूसरे स्टेट गए हैं, और आई एम श्योर हम सबको पता है कि कितना दुख उन लोगों ने सहा होगा। फूड इनसिक्योरिटी के भी काफ़ी केसेस हमारे सामने आए, और हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की तो क्या बात करें, वी ऑल नो व्हाट वी आर गोइंग थ्रू एट प्रेजेंट। सेकेंड वेव जो हैं इसने मिडिल क्लास और अपर क्लास सिटीजन्स जो हैं उनको भी घुटनों पर बिठा दिया है। मैंने कई सारे केसेस ऐसे देखे कि कई जगहों पर जजेस जो हैं उनको टाइम पर ऑक्सीजन नहीं मिला और उनकी मृत्यु हो गई। IAS ऑफिसर्स, कई ऐसे करोड़पति लोग हैं जो वेल कनेक्टेड लोग हैं जिनकी पहचान है हर लेवल पर, उनको भी टाइम पर वेंटिलेशन, ऑक्सीजन की फैसिलिटी नहीं मिली और उनकी मृत्यु हो गई। तो ये सेकंड वेव जो है इसमें बहुत सारे केसेस हमें ऐसे देखने को मिल रहे हैं कि हमारे पास कितने भी पैसे हों, कितने भी पावरफुल व्यक्ति क्यों ना हों, लेकिन आज सिचुएशन ऐसी है कि अगर आपके अच्छे लक हैं, राइट, इट्स प्योरली लक के ऊपर है कि अगर आपका नसीब अच्छा है तो आपको बेड मिल जाएगा, टाइम पर फैसिलिटी मिल जाएगी, वरना फिर दैट्स इट, एंड गेम। COVID pushed an estimated 75 million people into poverty. 75 million. Now the thing is 10 मिलियन यानी कि 1 करोड़, 75 मिलियन यानी कि हम बात कर रहे हैं 7 करोड़ 50 लाख लोग हमारे देश में जो हैं वो गरीबी की चपेट में आ गए बिकॉज ऑफ जस्ट COVID-19। ये स्टेटमेंट बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही राइट है कि इलनेस जो हैं ये यूनिवर्सल है, बट हेल्थ केयर इज़ नॉट। इलनेस यानी कि बीमारी जो हैं वो हर किसी को होते हैं, लेकिन हेल्थ केयर जो हैं वो हर किसी के लिए अवेलेबल नहीं है।
हमारे देश में लगभग 500 बेनिफिट डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र की स्कीम्स चल रही हैं। इसमें कई स्कीम्स सेंट्रल गवर्नमेंट की हैं, स्टेट्स की हैं, लाइन डिपार्टमेंट्स की हैं। तो ये सारी अलग अलग स्कीम्स का अगर हम टोटल निकालें तो लगभग 500 या फिर उससे ज़्यादा स्कीम्स हैं। अब देखिए, हमारा जो आज का टॉपिक है, मेकिंग सोशल वेलफेयर यूनिवर्सल। सोशल वेलफेयर में हम किन चीज़ों की बात कर रहे हैं? सोशल वेलफेयर यानी कि हेल्थ फैसिलिटीज़, फूड सिक्योरिटी, एजुकेशन, शेल्टर, शेल्टर यानी कि होम, घर। फिर आप इसमें ऐड कर सकते हैं एक और इम्पोर्टेंट चीज़, अनएम्प्लॉयमेंट कॉम्पनसेशन। ओके, तो हेल्थ, फूड, एजुकेशन, घर, जिसको हम जनरली कहते हैं रोटी कपड़ा मकान, उसके साथ एजुकेशन और हेल्थ और अनएम्प्लॉयमेंट कॉम्पनसेशन। तो ये चीज़ों को हम सोशल वेलफेयर में ऐड कर सकते हैं कि ये सारी चीज़ें जो हैं वो सोशल वेलफेयर का पार्ट हैं। अब आयरलैंड नाम का एक देश है। आयरलैंड जो है, इसने पुअर लॉ सिस्टम की शुरुआत की। 19th सेंचुरी में ऐसा हुआ कि आयरलैंड जो है ये बहुत ही गरीबी की चपेट में आ गया था, बहुत ही गरीब देश था और उस टाइम पर वहाँ पर भूखमरी भी बहुत ज़्यादा हो गई। तो आयरलैंड की सरकार जो है उन्होंने एक पुअर लॉ सिस्टम को निकाला। ये पुअर लॉ सिस्टम जो है ये क्या करती थी कि जो लोकल प्रॉपर्टी टैक्सेस हैं, मान लीजिए कि आयरलैंड की बात करें तो आयरलैंड का जो कैपिटल है डबलिन, जस्ट गिविंग यू एग्जांपल, मान लीजिए कि ये डबलिन शहर है। तो डबलिन शहर में जो भी प्रॉपर्टी टैक्स मिल रहा है, जो भी पैसे आ रहे हैं, रेवेन्यू जनरेट हो रहे हैं सरकार के लिए, तो इन पैसों का इस्तेमाल जो है वहाँ के गरीब लोगों की मदद करने के लिए उन पैसों का ही इस्तेमाल, ताकि ऐसा नहीं होता था कि डबलिन के पैसे आप फिर सेंट्रल गवर्नमेंट को दे और सेंट्रल गवर्नमेंट फिर वो पैसे आपको दे और फिर आप इस्तेमाल करें। तो ऐसे प्रोटोकॉल्स जो हैं वो इतने ज़्यादा वहाँ पर नहीं थे, ऐसी चेंज नहीं थी वहाँ पर। आपने आपकी लोकल गवर्नमेंट को पैसे मिले, उन पैसों का इस्तेमाल जो है वो गरीबों की मदद के लिए किया जाता था। और ये कोई हैंडआउट्स नहीं थे, ये ऐसा नहीं था कि फ्री में सरकार दे रही है और आपके ऊपर एक हाथ रख रही है। इट्स नॉट लाइक दैट। उन्होंने लोगों की गरिमा को समझा, उनकी डिग्निटी, उनकी रिस्पेक्टेबिलिटी को ध्यान में रखते हुए उनकी मदद की और धीरे धीरे जो है वहाँ पर लिविंग स्टैंडर्ड इंक्रीज होता गया, लोगों को हेल्थ मिली, हेल्थ फैसिलिटीज़ मिली, एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स, कॉम्पनसेशन एक्सेट्रा। ये सारी चीज़ों मिलने के बाद आज डबलिन जो है वो डेवलप्ड कंट्री है। पल्स पोलियो वैक्सीनेशन जो प्रोग्राम है हमारे देश में, पल्स पोलियो यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, ये भी एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। ये इतना सफल रहा है कि भारत ने 2014 में हमने अपने आप को, सिर्फ हमने नहीं लेकिन WHO ने भी भारत को पोलियो फ्री घोषित कर दिया। तो इस आर्टिकल में ये बात बताई है कि जो अलग अलग सोशल प्रोटेक्शन स्कीम्स हैं, काफ़ी अच्छी स्कीम्स हैं हमारे देश में। MG नरेगा भी हैं हमारे देश में, आवास योजनाएं चल रही हैं, राज्य सरकार की है, सेंट्रल गवर्नमेंट की हैं, कितनी सारी स्कीम्स चल रही हैं। लेकिन क्या ये सारी स्कीम्स के नाम हमें याद हैं? नहीं, हमें नाम याद रखने पड़ते हैं। अगर आप अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो यू नो द डिफ़िकल्टी। अब दैट इज़ नॉट दैट बिग डील। जस्ट इमेजिन कि क्या सभी गरीब व्यक्ति को पता है कि उनको ये सारी स्कीम्स के बेनिफिट्स मिल रहे हैं? ऑफ कोर्स नहीं, हर किसी को तो इसके बारे में पता नहीं, हर कोई तो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन नहीं करता है। तो दिस इज़ द मेन प्रॉब्लम, राइट? एक फ्रैक्शनलाइज्ड सिस्टम हो चुकी है, यानी कि बहुत सारी क्रैक्स यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी, या फिर आपको पता चलेगा कि कितनी सारी स्कीम्स हैं कि पता ही नहीं है कि कौन सी स्कीम हमारे लिए है या फिर नहीं है। तो द बेस्ट सॉल्यूशन जो यहाँ पर कहा है वो ये है कि आधार और वोटर आईडी, अगर आपके पास राशन कार्ड नहीं है तो लेट्स से आधार या फिर वोटर आईडी जो हैं, ये दोनों में से कोई एक आप यूनिवर्सल आइडेंटिफिकेशन के लिए सिलेक्ट कर लीजिए, या फिर दोनों को। अगर आपके पास आधार नहीं है तो ये वोटर आईडी नहीं है तो आधार, आप ये लेकर आइए। आपको जितने भी बेनिफिट्स हैं, जो भी बेनिफिट्स आप एलिजिबल हैं, वो सारे के सारे बेनिफिट्स जो हैं वो आपको
आधार और वोटर आईडी कार्ड के ऊपर से डायरेक्टली मिल जाएंगे। इसमें गैस सिलेंडर भी आ गया, एमजी नरेगा भी अगर आपको चाहिए, उसका लाभ चाहिए, जो भी चीज़ें हैं। तो इतने सारी अलग अलग स्कीम्स की वजह मीन्स उसकी वजह से जो इश्यूज होते हैं, तो इट इज़ बेटर कि हम खास करके आप जस्ट इमेजिन कीजिए माइग्रेंट पॉपुलेशन के लिए, आपके पास राशन कार्ड जो है वो किसी और स्टेट का, आप किसी और स्टेट में जा रहे हैं, तो आधार तो यूनिवर्सल है ना, पूरे देश में चलता है, वोटर आईडी कार्ड पूरे देश में चलता है, तो वी कैन यूज समथिंग दिस सॉर्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स। तो उनको जो भी बेनिफिट्स चाहिए वो बेनिफिट्स आपने दे दिया, और एक डेटाबेस क्रिएट हो जाएगा, और इस डेटाबेस से फिर आपको पता चल जाएगा कि किस व्यक्ति को कितना कितना बेनिफिट मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, ये सारी चीज़ें। तो ये एक यूनिवर्सल स्कीम अगर हम निकालें और बाकी की सारी स्कीम्स जो हैं उनको इस स्कीम में ऐड कर दें, इसमें एजुकेशन, मैटरनिटी बेनिफिट्स, डिसेबिलिटी बेनिफिट, जो भी एक्सेट्रा, जो भी मदद आप करना चाहते हैं, सारी चीज़ें सिर्फ एक ही स्कीम के तहत हम ला सकते हैं। तो इसके बारे में सरकार को सोचना चाहिए ताकि कोई भी ये जो स्कीम्स हैं उसके बाहर ना रहें। गैस्पिंग फॉर एयर, गैस्पिंग फॉर आंसर्स, एस्फिक्सिया, जब सांस लेने में तकलीफ होती है, व्हेन वी स्ट्रगल टू ब्रीथ, इस सिचुएशन को कहते हैं एस्फिक्सिया। अब हमारे देश में आप देखिए सिचुएशन कैसी है, एवरीवन इज़ रनिंग आफ्टर, और आई वुड से मोस्ट ऑफ अस आर रनिंग आफ्टर ऑक्सीजन बॉटल्स। जिनके परिवारजन बीमार हो जाते हैं तो वो ऑक्सीजन सिलेंडर्स को फिलअप करने के लिए पहले तो ढूंढना पड़ता है, ढूंढने के बाद अगर आपको एम्प्टी बॉटल मिलती है तो फिर आपको लाइन में खड़ा रहना पड़ता है। दूसरी तरफ आपके जो लव्ड वंस हैं वो जीवन और मौत के बीच में झूल रहे हैं, ऐसी सिचुएशन हो जाती है। किसको पता था कि भारत एक ऐसा देश जिसने स्पेस में इतना बड़ा नाम किया है, इतनी सारी टेक्नोलॉजीज़ हैं हमारे देश में, और ऑक्सीजन सप्लाई को लेकर हमारा देश जो है वो ऐसी सिचुएशन में पहुंच जाएगा। अब यूनाइटेड किंगडम ने एक लेटेस्ट स्टडी की है, स्टडी में ये पाया कि 13,000 जितने जो सर्वाइवर्स थे कोविड-19 के, जो एक सीवियर सिचुएशन में पहुंच गए थे, तो इन्फेक्शन तो चला गया लेकिन मेंटल इश्यू जो हैं, मेंटल एक प्रकार का शॉक जो है वो आज भी उनको फेस करना पड़ रहा है, जिसको कहते हैं पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। सोल्जर जो हैं, जो एक युद्ध की सिचुएशन में एक लंबे टाइम तक रहते हैं, तो फिर वो फ्लाइट और फाइट मोड जो है वो ऑन रहता है हमेशा, फ्लाइट और फाइट। तो बेसिकली आपका दिमाग जो है वो ऐसे सिचुएशन में एक इमरजेंसी जोन में चला जाता है। फॉर एग्जांपल अगर आप जंगल में जा रहे हैं, कहीं पर चल के जा रहे हैं और आपने शेर की आवाज़ सुनी और आप अकेले हैं, देन योर बॉडी विल गो इनटू ऑटोमेटिकली फ्लाइट और फाइट मोड। तो जो केमिकल्स आपके बॉडी में जनरेट होंगे, क्योंकि अब लाइफ एंड डेथ की सिचुएशन है, तो ऐसे सिचुएशन में एक लंबे टाइम में रहने से एक पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर हो जाता है, और फिर एंग्जाइटी का होना, आप एक बहुत ही सेफ एनवायरनमेंट में हैं फिर भी आपको ब्रीदिंग में इश्यूज होंगे, आपको पैनिक अटैक्स आएंगे, ये सारी चीज़ें जो हैं वो होती रहती है। और हमारे देश में मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स जो हैं उनको वैसे भी हम इतना ज़्यादा कोई इम्पोर्टेंस देते नहीं हैं। सोसाइटी इतना ज़्यादा मेंटल हेल्थ के ऊपर आज तक तो लोग हंसते ही रहते थे कि ये तो पागल हैं और ये ऐसा है वैसा है, ऐसी सारी चीज़ें चलती थी। हमने कभी इसको मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा ही नहीं एज ए सोसाइटी, एज ए समाज। और कलेक्टिव ट्रॉमा जो है, ये तो इंडिविजुअल ट्रॉमा की बात हुई, जब 9/11 हुआ, फिर सुनामी आई और बड़े बड़े ऐसे हादसे हुए, उसके बाद हमने समझा कि लोगों को कलेक्टिव ट्रॉमा भी हो सकते हैं, कि एक साथ एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन जो है वो ट्रॉमा में जा सकती है। यही सिचुएशन शायद हम सबके साथ हो रही है। हर जगह पर हम देख रहे हैं किसी के परिवारजन चले गए, हमेशा के लिए उनको छोड़कर चले गए, और हर जगह पर बैड न्यूज़ हमें सुनने को मिल रही है। टीवी चैनल्स अगर हम देखें तो वही हैं, आर्टिकल्स भी ऐसे ही लिखे गए हैं, लिखे जा रहे हैं। तो ऐसे समय में एक लंबे टाइम में रहने से एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन जो है वो ये स्ट्रेस फील कर रही होगी, डिप्रेशन फील कर रही होगी, और इसको लेकर जब जैसे ही है मीन्स अभी से ही इसकी शुरुआत कर देनी चाहिए, लेकिन एज क्विकली एज पॉसिबल हमें इसके ऊपर काम करना होगा कि जब ये कोविड और ये सारी चीज़ें ख़त्म हो जाए उसके बाद लोगों का ये जो एक ट्रॉमा है जो उनको बीमारी के बाद भी नहीं छोड़ता है, तो इसको लेकर हमें कुछ फैसिलिटीज़ क्रिएट करनी होगी। देन वी हैव सैल्यूटरी स्टेप्स। इलेक्शन कमीशन जो है
उसने अब यह तय किया है कि विक्ट्री प्रोसेशन, जो एक विक्ट्री प्रोसेशन को क्या कहते हैं, विजय यात्रा ऐसा कुछ नाम देते हैं आजकल पॉलिटिकल पार्टीज। तो ये जो प्रोसेशंस हैं वो 2 मई को नहीं कंडक्ट किए जाएंगे, और अगर कोई विनिंग कैंडिडेट है तो सिर्फ 2 लोगों के साथ ही वो रिटर्निंग ऑफिसर के पास इलेक्शन सर्टिफिकेट कलेक्ट करने के लिए जा सकते हैं। तो ये एक अच्छा स्टेप लिया है। और ऑफ कोर्स जो मद्रास हाई कोर्ट ने एक अपने रिसेंटली एक मद्रास हाई कोर्ट का स्टेटमेंट आया था कि हमारे देश में ये जो कोविड की सिचुएशन हुई है उसके पीछे मेन रिस्पॉन्सिबल अगर कोई बॉडी है तो दैट इज़ इलेक्शन कमीशन। तो शायद इसको ही ध्यान में रखते हुए मद्रास हाई कोर्ट के इस रिमार्क की वजह से ही मुझे लगता है कि इलेक्शन कमीशन ने ये कुछ स्टेप्स जो हैं वो उठाए हैं। काउंटिंग सेंटर्स में भी ये अब रूल बन गया है कि अगर आपके पास नेगेटिव टेस्ट रिपोर्ट या फिर फाइनल वैक्सीनेशन रिपोर्ट नहीं है तो फिर आप उस हॉल में एंटर नहीं हो सकते। और जब ये फेजेस की बात आती है, जैसे मैंने आज न्यूज़ में बताया कि जो 8th और लास्ट फेज़ है वेस्ट बंगाल इलेक्शन का, तो वो आज ख़त्म होगा। तो इतने सारे फेजेस की आवश्यकता क्यों है? पिछले 3 दशकों से ये मल्टी फेज वोटिंग को काफ़ी सपोर्ट किया जा रहा था, डिफेंड किया जा रहा था। ये बताया जा रहा था कि कई जगहों पर वायलेंस होते हैं, तो इन सारी चीज़ों को रोकने के लिए इलेक्शन कमीशन के पास उतने रिसोर्सेज नहीं हैं, तो आपको पैरामिलिट्री को बुलाना है, उनको वहाँ पर डिप्लॉय करना है। तो स्टेप बाय स्टेप आपने एक जगह पर कंप्लीट कर लिया, लेट्स से कि यहाँ पर ख़त्म हो गया, फिर यहाँ की टीम को आप यहाँ पर भेजेंगे, फिर उसके बाद यहाँ पर, तो ऐसे ऐसे करके आप इंस्टॉलमेंट्स में इलेक्शंस करवाते हैं। और ये सबसे सेफ़ है वायलेंस और इन सारी चीज़ों को रोकने के लिए एक्सेट्रा। ये सारी चीज़ें आज तक बताई जा रही थी, लेकिन आज जिस ज़माने में हम जी रहे हैं, कम्युनिकेशन और लॉजिस्टिक्स जो हैं वो आज शायद सबसे बेस्ट हैं हमारे पास। आप बहुत ही एक कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा फोर्सेस को डिप्लॉय कर सकते हैं। कम्युनिकेशन के इतने सारे साधन हैं हमारे पास कि हम देख सकते हैं कहाँ पर क्या चल रहा है। तो 3 दशक पहले की सिचुएशन अलग थी, आज की अलग है। आज के ज़माने में यही आवश्यकता है कि हम शॉर्टर इलेक्शंस हों। एक फेज़ में अगर चीज़ें ख़त्म हो सकती हैं तो लेट्स नॉट गो फॉर द सेकंड वन। और हमें यह भी ध्यान में रखना है कि फ्यूचर इज़ गोइंग टू बी ऑफ ई वोटिंग। इसके ऊपर भी आज से ही हमें शुरुआत जो है वो कर देनी चाहिए। शॉर्टेज एंड वेस्टेज। Amid a crisis of vaccine supply, the health ministry had said that a little over 1 crore vaccines remain in stock with states. एक तरफ हमने देखा कि कैसे कोविन जो प्लेटफॉर्म है वहाँ पर लोग रजिस्ट्रेशन नहीं कर पा रहे हैं। फिर हेल्थ ऑफिशियल्स जो हैं वैक्सीन के साथ जुड़े हुए, एक टॉप ऑफिसर ने ये कहा कि बुकिंग्स जो हैं, अपॉइंटमेंट्स जो हैं, वो आपको वैक्सीन अवेलेबिलिटी के ऊपर मिलेगी। तो हमारे यहाँ पर वैक्सीन की क्राइसिस भी हो रही है, और हेल्थ मिनिस्टर ने यह कहा है कि राज्य सरकारों की बात करें तो यहाँ पर सभी राज्यों की बात करें तो 1 करोड़ जितने डोजेज हैं राज्यों के पास, 1 करोड़ जितने। दिस इज़ नॉट सफिशिएंट एट ऑल। और एडिशनल 57 लाख डोजेज जो हैं वो वीकेंड तक राज्यों को पहुँचाए जाएंगे। सेंट्रल गवर्नमेंट ने अभी तक 16 करोड़ वैक्सीन डोजेज जो हैं वो राज्य सरकारों को प्रोवाइड किए हैं, और उसमें 14.8 करोड़ डोजेस जो हैं वो दिए गए हैं। इसमें वेस्टेज भी आ गया, तो बाकी के अगर हम देखें तो लगभग 1 करोड़ जितने बचते हैं, 16 करोड़ में से 14.8 आपने दे दिया है, और इसमें से वेस्टेज भी है। वेस्टेज और डोजेस की बात करें, एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें, तो महाराष्ट्र ने सबसे ज़्यादा 1.5 करोड़ लोगों को डोजेस प्रोवाइड किए हैं। राजस्थान ने 1.3, उत्तर प्रदेश 1.25, गुजरात 1.23। और कल जो मैंने इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट आपको दिखाया था गुजरात के एक डिस्ट्रिक्ट और महाराष्ट्र के एक डिस्ट्रिक्ट का, उस चीज़ को यहाँ पर कवर नहीं किया है, लेकिन कल हमने इसके ऊपर बात कर ली थी, तो उस चीज़ को भी यहाँ पर ऐड करके देखिएगा कि ओवरऑल राज्य ने 1.5 करोड़ डोजेस दिए हैं महाराष्ट्र ने, लेकिन जिन डिस्ट्रिक्ट्स में सबसे ज़्यादा आवश्यकता है वहाँ पर इतने ज़्यादा डोजेस नहीं मिले। सेम थिंग गोज विद गुजरात में 1.23 करोड़ डोजेस दिए हैं, लेकिन जिन डिस्ट्रिक्ट्स में ज़्यादा ज़रूरत है वहाँ पर कम, और जहाँ पर कम ज़रूरत है वहाँ पर ज़्यादा लोगों को वैक्सीनेट किया गया है। तो ये भी एक इश्यू है। ऐसे इश्यूज़ यहाँ पर ज़रूरी नहीं है कि हर एक आर्टिकल कवर करें, तो अलग अलग आर्टिकल की अलग अलग इंपॉर्टेंट चीज़ों को जब हम एक साथ मिलाते हैं तब हमारी एक बड़ा पिक्चर हम देख सकते हैं, क्लियर पिक्चर हम देख सकते हैं। Among larger states, Tamil Nadu reported a high percentage of vaccine wastage. वैसे सरकार ने 10% जितनी छूट दी है
लेकिन बड़े राज्यों की बात करें तो तमिलनाडु में लगभग 8.83% वेस्टेज हुआ है, लक्षद्वीप में 9.76, आसाम, मणिपुर और हरियाणा में वैक्सीन वेस्टेज जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा है। नाउ द थिंग इज़ डियर फ्रेंड्स कि कुछ ऐसे एरियाज़ हैं जिसने किसी भी प्रकार का वेस्टेज रजिस्टर नहीं किया, जैसे कि अंडमान निकोबार, अरुणाचल, गोवा, हिमाचल, केरला, मिजोरम, उड़ीसा एक्सेट्रा। वेस्टेज जो है वो ऐसा नहीं है कि वो जानबूझकर उसको या फिर कोई इश्यू है। कई बार ऐसा होता है कि वहाँ पर पहुँचाने के कुछ ऐसे राज्य हैं, कुछ ऐसी जगह हैं जहाँ पर वैक्सीन पहुँचाना जो है वो काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है, कि अगर वैक्सीन को राइट टेम्परेचर पर नहीं रखा गया, कोई भी इश्यू हुआ ट्रांसपोर्टेशन में, या फिर एक्सपायरी डेट जो है वो क्रॉस हो गई, टाइम पर वो वैक्सीन वहाँ पर नहीं पहुँचा तो फिर वो एक्सपायर हो जाता। तो ये सारे इश्यूज़ हैं, लेकिन ये सारे मैनेजमेंट के इश्यूज़ हैं जिनको हमें पहले ही सोच लेने चाहिए थे। अब तमिलनाडु की जो एवरेज है ये काफ़ी ज़्यादा है, लगभग 9% जितना वेस्टेज हुआ है, जो 10% की अपर लिमिट दी गई उससे कम है। लेकिन ऑफ कोर्स एक ऐसा राज्य जो मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में काफ़ी अच्छा है, अगर वहाँ पर 9% जितनी वैक्सीन वेस्टेज हो रही है तो ये हमारे लिए चिंता का विषय है। एक थरो इंक्वायरी भी होनी चाहिए कि भाई इतना वेस्टेज जो है वो क्यों हो रहा है, क्योंकि आने वाले 6 महीनों में वैक्सीन की बहुत ज़्यादा डिमांड होने वाली है। तो हम चाहते हैं कि एक एक बूंद जो है वैक्सीन की, ये हम इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। अगर 10 बोतल में से अगर आप एक एक बूंद निकालें तो फिर एक व्यक्ति को आप वैक्सीनेट कर पाएंगे, एक जान को शायद हम ज़्यादा सेव कर पाएंगे। तो वी हैव टू टेक इट वेरी सीरियसली, और लेट्स होप कि जब ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी क्रिएट हो जाएगी तब ट्रांसपोर्टेशन का डिस्टेंस जो है वो भी कम हो जाएगा। आज का लास्ट येट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, हिंदुस्तान टाइम्स का एक एडिटोरियल है बायोमेडिकल वेस्ट के साथ जुड़ा हुआ। भारत की जो बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम है ये पूरी तरीके से ब्रोकन सिस्टम है, ये तो साबित हो गया। आप देखिए ये इमेज, और कई न्यूज़ चैनल्स में दिखाया गया है कि जो जो मुक्तिधाम श्मशान हैं उनके बाहर लोग जो गए थे तो उन्होंने फिर बहुत सारे लोगों ने अपनी पीपी किट निकाल कर वहाँ पर ही कोने में कहीं पर फेंक दी हैं। तो ये एनवायरनमेंट और ह्यूमन हेल्थ के लिए बहुत ही डेंजरस है। नोएडा अथॉरिटी ने 500 रेड कलर्ड बिन्स रखी हैं ताकि लोग अपने मास्क, ग्लव्स, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट यानी कि पीपी किट्स, ये सारी चीज़ों को एक राइट जगह पर डेजिग्नेटेड जगह पर उनको ट्रैश करें या फिर वहाँ पर उनको फेंके। नोएडा जो है ये 70 किलो बायोमेडिकल वेस्ट जो है पर डे प्रोड्यूस कर रहा है, और सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का कहना यह है कि नवंबर 2020 से अगर हम देखें, उन्होंने ये नवंबर 2020 को रिपोर्ट दिया था कि अप्रैल से लेकर अप्रैल 2020 से नवंबर 2020 में इन महीनों में भारत में 33,000 टन कोविड रिलेटेड बायोमेडिकल वेस्ट जो है वो जनरेट हुआ है। हर रोज़ 610 मेट्रिक टन वेस्ट जनरेट होता है, और महाराष्ट्र नंबर 1 है क्योंकि वहाँ पर सबसे ज़्यादा केसेस हैं। फिर उत्तर प्रदेश, दिल्ली और दूसरे भी ऐसे राज्य जो हैं वो टॉप वेस्ट जनरेटर हैं। तो फ़िलहाल हम ये सारी चीज़ें यूज़ कर रहे हैं, मास्क एक्सेट्रा, लेकिन ये होपफुली जब कोविड ख़त्म हो जाएगा उसके बाद हमारे लिए एक दूसरा चैलेंज होगा कि ये सारी चीज़ों को हम रिसाइकल कैसे करें, इनको राइट तरीके से डिस्पोज कैसे करें। तो दिस इज़ अ बिग चैलेंज। इससे एनवायरमेंटल और ह्यूमन हेल्थ के इश्यूज़ आगे चलकर हो सकते हैं, और वायरस को भी एक ब्रीडिंग ग्राउंड मिल जाएगा, फिर नए नए स्ट्रेन्स आ सकते हैं। तो ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम इस वेस्टेज को जनरेट करना कम करें, और अगर ये वेस्ट जनरेट होता है तो फिर राइट तरीके से इसको ट्रीट करें। एंड दैट्स एवरीथिंग फ्रॉम माय साइड। ये हैं कल पूछे गए प्रश्नों के आंसर्स। आज का पहला प्रश्न, सेकंड एंड थर्ड, ऑल 3 आर ऑन योर स्क्रीन। आप पीडीएफ को डाउनलोड करने के बाद इनको देख लीजिएगा। That's everything from my side. Thank you very much for watching this video. God bless you all. Jai Hind.